आज के इस वर्चुअल रैली में भोपाल में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी और बहुत ही लोकप्रिय संवेदनशील जनता के साथ बहुत बहुत प्रेम रखने वाले ऐसे हमारे मुख्यमंत्री सम्मानीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे बहुत ही कर्मशील और जुझारू और जोश से भरे हुए ऐसा दिशा देने वाले प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जिन्होंने बंगाल में एक बहुत ही विशेष किस्म का नेतृत्व देकर के बंगाल के कार्यकर्ताओं के माध्यम से बदलाव की ओर अग्रसर हुए हैं, ऐसे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हम सबको प्रेरणा भी देने वाले और दृष्टि भी देने वाले, दिशा भी देने वाले और साथ ही साथ विचारधारा को प्रखरता से रखने वाले ऐसे हमारे राज्यसभा में सांसद रहे पूर्व के अध्यक्ष, वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्मानीय प्रभात झा जी, यहां दिल्ली में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के संसदीय बोर्ड के सदस्य, वरिष्ठ नेता और भारत सरकार में मंत्री सम्मानीय थावरचंद गहलोत जी, भारत सरकार में मंत्री और लंबे समय तक हमारे साथ महामंत्री रहे और पूर्व में अध्यक्ष मध्य प्रदेश के सम्मानीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी में अभी हाल ही में विचारधारा से जुड़ते हुए एक बहुत ही साहसिक कदम उठाते हुए नए राज्यसभा के सदस्य बने पूर्व में मंत्री सम्मानीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, यहां सम्मानित मंच, वहां भोपाल में उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ मंत्री, हमारे पार्टी के पदाधिकारी और हमारे इमरजेंसी के दिनों में जिन्होंने यातनाएं सही ऐसे हमारे लोकतंत्र के सेनानी और हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु जो लाखों लाख कार्यकर्ता इस वर्चुअल रैली में जुड़े हैं, आप सबको आज इस मध्य प्रदेश के जनसंवाद में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत, आप सबको बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, आज जैसा कि शिवराज जी ने भी बताया और आप सबने हमारे लोकतंत्र के सेनानियों का स्वागत किया, 45 साल पहले आज ही के दिन 24 की रात और 25 की सुबह श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। वह काला दिवस प्रजातंत्र पर आघात था। 1,40,000 लोगों को जेल के सीखचों के पीछे डाल दिया गया, कोर्ट की आवाज को बंद कर दिया गया, जुडिशरी को अपने कब्जे में ले लिया गया, प्रेस को गला घोट दिया गया। क्या जर्नलिस्ट, क्या शिक्षाविद, क्या इंटेलेक्चुअल्स, क्या राजनेता 1,40,000 लोगों को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा और DIR डिफेंस ऑफ इंडियन रूल के तहत जेल के सीखचों के पीछे डाल दिया गया। देश उनको नमन करता है, उन स्वतंत्रता सेनानियों को, लोकतंत्र के सेनानियों को, जिन्होंने आजादी के तरीके की लड़ाई लड़ी और भारत को इस अधिनायकवाद से छुट्टी दिला करके लोकतंत्र को पुनः स्थापित किया। देश उनको आज नमन करता है, यह मैं आपके साथ कहना चाहता हूं। मित्रों, 45 साल बाद भारत के प्रजातंत्र ने बहुत मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ी है। आज कोई राजनेता के खिलाफ अगर FIR भी होती है तो एक प्रश्न खड़ा होता है, देश में डिस्कोर्स होता है, देश में उसकी चर्चा होती है। लेकिन जब इमरजेंसी लगी थी तो जो लोग जेल में गए थे और लाखों परिवार जिनके कारण
मुसीबत में आए थे, इनको जेल जाते समय यह पता नहीं था कि ये वापस आएंगे भी नहीं आएंगे, ये वापस घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, प्रजातंत्र को बहाल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप सोचिए उनकी ताकत, आप सोचिए उनका वैचारिक कमिटमेंट, आप सोचिए उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता, जिन्होंने हर विपरीत परिस्थिति में अपने आप को 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, किसी ने 20 महीने, किसी ने 21 महीने और किसी ने तो 22 महीने जेल की सीटों के पीछे रह करके प्रजातंत्र की आवाज को मजबूत किया। इनको देश आज पुनः नमन करता है, ये मैं आपके साथ कहना चाहता हूं। मित्रों, आज हम गलवान घाटी में भी जो हमारे जवान जो देश की रक्षा करते करते शहादत दी है, उनको भी हम सब लोग मिलकर के श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि देते हैं। उनके परिवार को ताकत मिले कि इस दुख को सह सके, और साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह उनके परिवार के सपूत नहीं, ये देश के सपूत थे और देश सारा उनके परिवार के साथ खड़ा है, यह मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आज हम कोरोना वायरस के साए में इस जनसभा को कर रहे हैं, इस जनसंवाद को कर रहे हैं, इस वर्चुअल रैली को कर रहे हैं। जिन लोगों ने कोरोना संक्रमण के कारण जिनकी जानें गई, उनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं, और जो कोरोना से लड़ रहे हैं वो जल्दी ठीक हो, ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ इस महामारी से लड़ने वाले हमारे कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, स्टाफ नर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिस के अधिकारी पिछले 3.5 महीने से दिन रात एक करके मानवता की सेवा कर रहे हैं, उनका भी हम हौसला अफजाई करते हैं, उनको भी हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, जिन्होंने अपने जान को जोखिम में डाल करके इस कार्य को लेकर के मानवता की सेवा की है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के साथ तो खड़ी ही है, आइडियोलॉजी और विचार के साथ, लेकिन इसके साथ साथ इनोवेशन, नई तरकीब ढूंढना और उसको इंप्लीमेंट करना, यह भारतीय जनता पार्टी के कार्य की शैली है। भारतीय जनता पार्टी अपने संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, विचारधारा को मजबूत रखते हुए, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जनता की सेवा के लिए तैयार रहना, तत्पर रहना, यह भारतीय जनता पार्टी के कार्य करने का तरीका है। और मुझे खुशी होती है जब मैं इसकी चर्चा करता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि कोरोना के संक्रमण काल में जब देश में लॉकडाउन हुआ, तो पार्टी के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ कि लॉकडाउन लग गया है, कैसे हम लाखों लोगों की सेवा करेंगे, कैसे पार्टी एक्टिव रहेगी, क्या पार्टी को और कार्यकर्ताओं को भी लॉकडाउन हो जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने और आप सब लोगों ने मिलकर डिजिटल टूल का इस्तेमाल करते हुए वर्चुअल रैली के माध्यम से एक जीवित पार्टी को पूरी ताकत देकर राष्ट्रीय स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक करोड़ों लोगों की सेवा करने में लाखों कार्यकर्ता लगे, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, लगभग 5000 से ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे प्रदेश अध्यक्षों ने, हमारे प्रदेश के महामंत्रियों ने, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्रियों ने, हमारे जिला के अध्यक्षों ने बूथ तक के कार्यकर्ताओं को इस वर्चुअल रैली से जोड़कर पार्टी को एक्टिवेटेड रखा है। मुझे इसी दौरान मौका मिला, मैंने सभी जिला अध्यक्षों के साथ बातचीत करने का मुझे मौका मिला, मुझे सभी अपने मेयर्स के साथ बातचीत करने का मौका मिला, मुझे सभी सांसदों के साथ बातचीत करने का मौका मिला, मुझे प्रदेश और देश के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ एक बार नहीं अनेकों बार मिलकर के पार्टी को एक्टिवेट करने के लिए योजन करने का मौका मिला। मुझे खुशी है कि हम ये संतोष कर सकते हैं कि इस संक्रमण काल में लगभग 8 से 9 लाख कार्यकर्ताओं ने 19 करोड़ फूड पैकेट्स
जरूरतमंदों तक पहुंचाया। यह भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड स्थापित किया। 5 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाया, 5 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाया। और यह राशन 10 दिन का राशन, 20 दिन का राशन, 1 महीने का राशन पहुंचाया। मास्क, फेस मास्क उस समय भारत में उपलब्ध नहीं हो रहा था। हमारी महिला मंडल ने, हमारे महिला मोर्चा ने, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप ने, हमारे सभी लोगों ने मिलकर 5 करोड़ मास्क बना करके उसका वितरण किया। यह अपने आप में रिकॉर्ड है, यह मैं आपके साथ बताना चाहता हूं। और मध्य प्रदेश को मैं बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने इस अवधि में 3 करोड़ फूड पैकेट और 30 लाख राशन किट, मोदी किट, और लगभग 5 करोड़ लाभार्थियों को फीड द नीडी कार्यक्रम में और 70 लाख लोगों को मास्क पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश की इकाई ने किया। विष्णुदत्त शर्मा जी को और उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं, पार्टी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस काम को किया। मित्रों, आजकल लॉकडाउन खुल भी गया, अनलॉक भी हो गया, लेकिन अभी भी सारी राजनीतिक पार्टी लॉकडाउन की ही अवस्था में है। लेकिन मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस डिजिटल टूल का इस्तेमाल करते हुए लोगों को जुड़ने का काम किया। यह 45वीं वर्चुअल रैली हो रही है। इससे पहले 44 रैलियां हो चुकी हैं। 7 जून से लेकर के आज 25 जून तक यह 45वीं रैली हो रही है। और देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। और आपके साथ मुझे शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि हमारी जो असल में रैलियां होती हैं उसकी संख्या होती है 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख पहुंच जाए तो बहुत अच्छी मानी जाती है। इस समय मेरे साथ मध्य प्रदेश में 33 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। यह वर्चुअल रैली की ताकत हमको समझनी चाहिए। 33 लाख जुड़े हुए हैं और फेसबुक के फॉलोअर्स को जोड़ ले तो 50 लाख से ऊपर चला जाएगा। अगर हम चैनल्स के रीच को जोड़ ले तो यह 7 लाख से ऊपर चला जाएगा। आप देखिए वर्चुअल रैली की ताकत। राजस्थान को मैंने 3 दिन पहले संबोधित किया, जुड़ने वालों की संख्या 70 लाख थी। तेलंगाना में जुड़ने की कोशिश हुई, 35 लाख लोग जुड़े। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी में आप सब लोग विचार करें। यह ठीक है कि यह रैली अपने किस्म की है, लेकिन यह रैली कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की ताकत रखती है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए और इसके साथ हमको काम में जुटना चाहिए। मित्रों, हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 6 साल पूरे होने पर और 6ठे साल के गतिविधियों के बारे में चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। मित्रों, मैं यह कह सकता हूं कि 6 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वह काम हुए हैं जो 6 दशक में नहीं हुए। उस 6 दशक के काम को पाटने का काम 6 वर्षों में किया है। तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इस बात को समझना चाहिए। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेटर और स्पिरिट में इसको हम जानते हैं। याद करो 2014 का दिन, 14 का साल, क्या थी देश की अवस्था? पॉलिसी पैरालिसिस, प्रशासन चरमरा गया था। मालूम नहीं था कि प्रधानमंत्री का कार्यालय 7 रेस कोर्स, जो आज 7 लोक कल्याण मार्ग है, वहां है या इसका कार्यालय कहीं और से चलता है। प्रशासन नाम की चीज नहीं थी। दुनिया के भारत का नाम एक भ्रष्टाचारी देश के तरीके से देखा जा रहा था। ऐसे समय में मोदी जी ने नेतृत्व संभाला और पिछले 6 वर्षों में दुनिया में भारत को स्थापित करने का काम और दुनिया की नजरों में भारत को बढ़ता हुआ देश और एक शक्तिशाली देश के रूप में रखने का काम और उसको पेश करने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। अगर मैं इस 1 साल की अवधि की बात करूं 2019-20 की, तो मैं ये कह सकता हूं कि यह साल उपलब्धियों का भी साल था और वो उपलब्धियां
जो दशकों से नहीं हुई थी वो उपलब्धि हासिल हुई है। लेकिन उसके साथ साथ संक्रमण से लड़ने वाला भी साल था और अपने आप में उस संक्रमण से लड़ने में मिसाल पेश करने का भी साल रहा। हम कोरोना के संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। याद कीजिए, मार्च का समय बड़े बड़े देश, शक्तिशाली देश अपने आप को लाचार, असहाय महसूस कर रहे थे। याद कीजिए, शक्तिशाली देश के स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई, लड़खड़ा गई, स्टैंड स्टिल हो गया, मुसीबत आ गई। उन देशों की संख्या कितनी? किसी की 1 करोड़, किसी की 2 करोड़, किसी की 20 करोड़, किसी की 12 करोड़। और ये 135 करोड़ का देश मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना संकट से लड़ने के लिए तैयार हुआ। और वह लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं थी, कोई पहले लड़ी हुई लड़ाई नहीं थी। इस लड़ाई के लड़ने का रास्ता मालूम नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने टाइमली और बोल्ड डिसीजन लेकर, लॉकडाउन लगाकर देश के 135 करोड़ जनता को स्वास्थ्य के दृष्टि से नया जीवन दान देने का काम किया। इस बात को मैं आपके साथ कहना चाहता हूं। हमारा देश बच गया। याद कीजिए, जब कोरोना के लॉकडाउन हुआ था, उस समय देश में एक भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, पीपीई किट, एक भी देश में नहीं बनता था। याद कीजिए, उस समय हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी कोरोना की 1,500 थी। याद कीजिए, उस समय एक भी हॉस्पिटल कोरोना को डेडिकेटेड नहीं था। याद कीजिए कि उस समय वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज थी। आप याद कीजिए कि उससे लड़ने के लिए हम सामर्थ्यवान नहीं थे। लेकिन समय पर लॉकडाउन लगाकर, कोरोना के संक्रमण को रोककर, उस समय पर डबल होने का केस, 3 दिन में केस डबल हो जाते थे। आज 17 दिन में केस डबल हो रहे हैं। यह देश की परिस्थिति बदल करके रखी है, इसको हमको समझना चाहिए। आज देश में 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट प्रतिदिन बन रहे हैं, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज 1,000 कोविड के डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं और उसके साथ साथ 2 लाख कोविड के बेड्स हैं, 20,000 कोविड के आईसीयू बेड्स हैं, 21,000 वेंटिलेटर्स हैं। 1,500 टेस्टिंग कैपेसिटी की जगह पर आज 1.5 लाख टेस्टिंग कैपेसिटी पर डे हो गई है। इस बात को हमको समझना चाहिए। यह ताकत पैदा हुई है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा? डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, इंडिया हैज टेकन अ राइट एंड अ बोल्ड डिसीजन एट द राइट टाइम, द अदर कंट्रीज शुड फॉलो। यह बात डॉक्टर टेड्रोस ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कही है। और उसी तरीके से अगर हम दुनिया के साथ कंपेयर करें तो प्रति लाख जो अफेक्टेड लोगों की संख्या है, विदेश में 115 है तो भारत में 31 है। अगर हम बात करें डेथ्स की तो 6 डेथ्स पर लाख हो रही है दुनिया में, और हमारे यहां 1 डेथ हो रही है पर लाख दुनिया में। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, इस लड़ाई में प्रधानमंत्री जी ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक जीता जागता प्रमाण देश के सामने रखा। इसी कोरोना के संक्रमण ने, जो यूपीए काल में एक भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की बैठकों में हाजिर नहीं होता था, प्रधानमंत्री जी ने 6 बार सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, कोरोना के बारे में डिटेल में चर्चा की, उनकी तकलीफों को जाना, उनकी समस्याओं को समझा और एक लड़ी में पिरोते हुए सारे देश को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया। यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का तरीका दिखाया, यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नमूना दिखाया। यह हम आपके सामने बताना चाहते हैं। और उसमें हम यह भी आपको बताना चाहते हैं कि हर मुख्यमंत्री की अपनी समस्या हो सकती है, हर मुख्यमंत्री का अपना एजेंडा हो सकता है, हर मुख्यमंत्री का अपना राजनीतिक एजेंडा भी हो सकता है। सबने अपने अपने एजेंडे रखे भी, लेकिन उसके बावजूद सबको एक लड़ी में पिरो करके चलाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं,
देश को जन भागीदारी के साथ भी जोड़ा। ये ताली बजाओ, ये जनता कर्फ्यू, ये दिया जलाओ, ये पुष्प वर्षा, जिसका आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया, जनता कर्फ्यू का आह्वान किया, तो बिना एक सिपाही के सारा देश जनता कर्फ्यू में चला गया। अगर थाली बजाओ और ताली बजाओ का आह्वान किया तो सारा देश शाम को 5 बजे अपने घरों से और अपनी खिड़कियों से थाली और ताली बजाकर कोरोना के वॉरियर्स के लिए, कोरोना की लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिक, स्टाफ नर्स, सफाई कर्मचारी, उनको शाबाशी देने के लिए अपने घर की खिड़कियों से खड़ा होकर के एकजुट देश का प्रदर्शन किया। अगर दिया जलाओ की बात कही गई तो सारा देश अंधकार से उजाले की ओर चलने का संदेश लेकर, कोरोना हारेगा देश जीतेगा, यह मोदी जी का संदेश लेकर के सारा देश खड़ा हो गया, दिया जलाने लगा। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। पुष्प वर्षा के माध्यम से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स का हौसला बढ़ाया। यह मैं आपके सामने इसलिए याद दिला रहा हूं, आपने भी टेलीविजन में देखा होगा। लेकिन यह ध्यान में लीजिए कि अगर भारत में लोगों ने ताली और थाली बजाई तो सारा यूरोप ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जो गरीब लोग हैं, जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनकी भी चिंता नरेंद्र मोदी जी ने की है। इस बात की चिंता। और जब मैं 6 साल की अवधि की बात करता हूं तो देखिए इसका कमाल। जब 2014-15 में जनधन खाते खोलने की बात प्रधानमंत्री कह रहे थे, जिसके बारे में विष्णुदत्त शर्मा जी चर्चा कर रहे थे, और उस समय जब एक प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसे रास्ते में खर्च हो जाते हैं, लोगों तक मिलते नहीं है, लाभार्थी तक मिलते नहीं है, उस समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि खातों को आधार से लिंक करो, सीडिंग करो, उसको उसके साथ जोड़ो। और आज संक्रमण काल में आपको जान करके खुशी होगी कि 20 करोड़ बहनों के खातों में सीधा 500 रुपए, 500 रुपए और 500 रुपए, 1500 रुपए 20 करोड़ बहनों के हाथों में पहुंचाया गया, उनको बैंक के अकाउंट में पहुंचाया गया। लगभग 8 करोड़ 75 लाख किसान, 8 करोड़ 75 लाख किसान, उनके घरों में 2000 रुपए की प्रथम किस्त पहुंचाई गई। और उसी तरीके से 8 करोड़ परिवारों में 3 महीने के लिए 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त पहुंचाए गए। और मध्य प्रदेश में 72 लाख लोगों ने फायदा उठाया। जनधन में 1 करोड़ 66 लाख लोगों ने फायदा उठाया। हमारी बहनों के खातों में 500 रुपए पहुंचे। और किसान सम्मान निधि के तहत 72 लाख किसानों ने 2000 रुपए की किस्त अदायगी हुई। और सबसे बड़ी बात हुई कि 80 करोड़ की जनता को अगले 3 महीने के लिए 5 किलो आटा या चावल और उसके साथ साथ 1 किलो दाल यह देने की व्यवस्था की है। हमारे अपने नरेंद्र तोमर जी बैठे हैं, हमारे थावर जी बैठे हैं। इन दोनों के माध्यम से मोदी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। आपने 80 करोड़ जनता तक यह राशन पहुंचाकर उनके घरों में चूल्हा जलाने का काम किया, संक्रमण काल में खड़ा होने का काम किया, देश को बचाया। इसके लिए आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। फिर आत्मनिर्भर पैकेज की बात। अब आत्मनिर्भर पैकेज की जब बात हुई तो भी वर्ल्ड बैंक ने कहा इट इज द राइट टाइप ऑफ स्टिमुलस। तब भी यूएन जनरल असेंबली में कहा गया कि इंडिया हैज गिवन द राइट टाइप ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट बाय आत्मनिर्भर भारत। और ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत आने वाले समय में भारत की दृष्टि और दिशा को बदलने का काम करेगा। यह आत्मनिर्भर भारत है। संक्रमण काल में 3 लाख एमएसएमई को कोलैटरल लोन दे करके उनको इसके साथ खड़ा करते हुए उनकी रोजमर्रा में उनका उद्योग बढ़े, इसका जहां तक आयोजन किया गया है। इस 3 लाख करोड़ रुपए में से 50,000 करोड़ रुपए इस जून महीने में ही खर्च हो गए हैं। लोगों ने उधार उठा लिया है, फ्री कोलैटरल लोन का लाभ उठा लिया है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ पर शिवराज सिंह जी बैठे हैं, किसानों के लिए उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं लेके आए, किसानों की तस्वीर बदलने का काम किया। मध्य प्रदेश को वन ऑफ द मोस्ट इरिगेटेड स्टेट बनाने का काम किया।
आपने वहां पर पानी घर घर पहुंचाया, गांव गांव पहुंचाया, खेत खेत तक पहुंचाया। आपने वहां की यील्ड बढ़ा दी, आपने बहुत परिवर्तन लाए। लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस आत्मनिर्भर पैकेज के माध्यम से जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, उसका लाभ उठाते हुए आप किसानों की तस्वीर मध्य प्रदेश में बदल डालेंगे, ये मुझे विश्वास है। इसको हमको समझना है। उसी तरीके से 2 लाख हमारे क्रेडिट कार्ड किसान लोगों को, 2.5 करोड़ फार्मर्स को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा और उसमें कंसेशनल क्रेडिट दिया जाएगा। और उसी तरीके से 5,000 करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए रखे गए हैं कि हमारे स्ट्रीट वेंडर, रेडी वाला, फेरी वाला या अपने जीवन की यात्रा को चलाने के लिए जो प्रयास करे उसमें उसको सफलता मिले, इस बात का भी उसमें प्रयास किया। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से कहना चाहता हूँ कि आप कृपया इस 2 पेज के 3 पेज के आत्मनिर्भर पैकेज को अच्छे से पढ़ लीजिए। यह रिफॉर्म्स है, इसमें सारे बॉटलनेक्स हटाए गए हैं। तोमर जी ने बहुत मेहनत करके किसानों को किस तरीके से सीधा लाभ पहुंच सकता है, इसका आयोजन इस आत्मनिर्भर पैकेज में किया गया। ये परिवर्तन लाएगा। इसको आप पढ़ें, समझें और लोगों को भी समझाएं, ये आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जब ग्लोबल लीडर के रूप में देश को आगे बढ़ाया, तो फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फिर से कहा कि दी methodology of India should be replicated by other countries। इस बात को भी कहा गया। उसी तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि G20 के बैठक की इनिशिएटिव भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उठाई। उन्होंने वर्ल्ड के G20 के नेताओं को कहा, आओ कोरोना के समय हम वर्चुअल मीटिंग करके आपस के एक्सपीरियंसेस शेयर करें और हम एक साथ करें। और मुझे यह भी खुशी है कि इस कोविड के घटनाक्रम में, संकट काल में 120 देशों को भारत ने मेडिसिन पहुंचाकर वहां से भी अपने लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया है। यह हमारा। लेकिन मित्रों, मुझे दुख के साथ कहना, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना अंदाज कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना ऑपोजिशन का रोल अदा किया, विपक्ष का रोल अदा किया। मुझे दुखी है, मुझे दुख है और मुझे इस बात का भी दुख है कि उनके सोचने का स्तर इतना निम्न हो गया है कि वो ऑपोजिशन के तरीके से ऑपोजिशन भी नहीं कर पाते। हम सब लोग लंबे समय तक ऑपोजिशन में रहे। आज ही हमने 45वीं साल इमरजेंसी का याद करके हम लोगों ने उस समय से ऑपोजिशन को पकड़ा, हमेशा ऑपोजिशन। लेकिन जब देश संकट में आया, भारतीय जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, हमेशा हम देश के साथ खड़े रहे। मुझे दुख के साथ कहना, जब भारतीय जनसंघ की बात थी, जब भारतीय जनता पार्टी की बात थी, फिर चाहे 1962 की लड़ाई थी, हमारे नेता उस समय की सरकार के साथ खड़े रहे। 1965 की लड़ाई थी, हमारे नेता उस समय की सरकार के साथ खड़े रहे। जब 70 के दशक में बांग्लादेश को आजाद कराने की बात आई, हमारे नेता भारत सरकार के साथ खड़े रहे। आज ही हमने 45वीं साल इमरजेंसी का याद करके हम लोगों ने उस समय से ऑपोजिशन को पकड़ा, हम हमेशा ऑपोजिशन करते रहे। लेकिन जब देश संकट में आया, भारतीय जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, हमेशा हम देश के साथ खड़े रहे। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, जब भारतीय जनसंघ की बात थी, जब भारतीय जनता पार्टी की बात थी, फिर चाहे 1962 की लड़ाई थी, हमारे नेता उस समय की सरकार के साथ खड़े रहे। 1965 की लड़ाई थी, हमारे नेता उस समय की सरकार के साथ खड़े रहे। यह 70 के दशक में बांग्लादेश को आजाद कराने की बात आई, हमारे नेता भारत सरकार के साथ खड़े रहे। लेकिन जब कारगिल युद्ध आया तो राज्यसभा का सत्र बुलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने मांग की, ऑल पार्टी मीटिंग की भी मांग की थी। यह अलग बात है कि ऑल पार्टी मीटिंग में गए नहीं थे, शामिल नहीं हुए, लेकिन ऑपोजिशन करने का काम पकड़ा। और अभी जब संक्रमण काल आया, फिर चाहे वो गलवान में चीन के साथ लड़ने का विषय आया या फिर कोरोना संकट से लड़ने का विषय आया, सारा देश लॉकडाउन में गया। इन लोगों ने काम पकड़ लिया, सुबेरे सुबेरे लैपटॉप खोलो और भाषण देना शुरू कर दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दो,
दुनिया से पूछो लॉकडाउन क्यों लगाया, लॉकडाउन क्यों लगाया। अरे तुमको नहीं मालूम कि तुम्हारे से भारत सरकार के लॉकडाउन लगने से पहले पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, उसने लॉकडाउन लगा दिया था। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लॉकडाउन लगा दिया था। तुम्हारे अपने मुख्यमंत्री तुमसे नहीं पूछते क्या? फिर जब लॉकडाउन बढ़ाने की बारी आई तो कहने लगे लॉकडाउन बढ़ा क्यों रहे हो, लॉकडाउन बढ़ा क्यों रहे हो। तुमको यह नहीं मालूम था कि आपके कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से निवेदन किया है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए और हम तो बढ़ाने वाले हैं अपनी जगह पर। तुम्हारे अपने नेता तुमसे पूछते नहीं है क्या? और फिर जब हम लॉकडाउन उठाने लग गए तो कहने लगे लॉकडाउन उठा क्यों रहे हो, इसका रोड मैप क्या है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में पूरा रोड मैप देश को आगे बढ़ाने का तैयार है। वो आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से आगे बढ़ेगा, ये रोड मैप पूरा होगा, इसको समझना चाहिए। लेकिन मैं जानना चाहता हूं भैया, तुम्हारी कांग्रेस पार्टी का रोड मैप क्या है। गलवान घाटी में जिस तरीके से तुमने राजनीति की है, जिस तरीके से देश को भ्रम में डाला, ये वही कांग्रेस पार्टी है ना जिसने 2017 के अगस्त महीने में जब डोकलाम में हमारा और चाइना का स्टैंड ऑफ हो रहा था, पूरे जून महीने से लेकर अगस्त महीने तक आमने सामने टुकड़ियां खड़ी थी और डोकलाम पर स्टैंड ऑफ के दृष्टि से भारत सरकार और भारत के जवान अड़े हुए थे। उस समय राहुल गांधी यहां दिल्ली में चीन के राजदूत के साथ चुप चुप गुचमुच बातें कर रहे थे, चुपके चुपके गुफ्तगू लगा रहे थे और फिर देश को नहीं बताया, देश को उसकी जानकारी नहीं दी। जब चाइनीज एम्बेसी ने अपने वेबसाइट पर वो फोटोग्राफ चढ़ा दिया तब देश को इन्होंने बताया ये इनकी करतूत है, ये इनका रोड मैप है, इसको समझना चाहिए। आज ही मुझे दंग हुआ, मैंने अभी टेलीविजन में देखा और मैं शॉक्ड हूं। मुझे आश्चर्य होता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005 और 6 में इस फाउंडेशन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चाइनीज एम्बेसी ने 3,100 यूएस डॉलर्स ये कांग्रेस राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया इन लोगों ने। यह है कांग्रेस पार्टी का और चाइना का गुपचुप रिश्ता। और उसके बाद राजीव गांधी फाउंडेशन ने बहुत सी स्टडीज कराई, उस स्टडीज के माध्यम से फ्री ट्रेड के वकालत की, फ्री ट्रेड को वकालत के नाम से आगे बढ़ाया। देखो देश में कितने बड़े बड़े खेल होते हैं, ये ऑपोजिशन के लोग ऑपोजिशन के नाम करते हुए किस तरीके से अपनी दोस्तियां निभाते हैं, इसको भी हमको समझना चाहिए। देश जानना चाहता है राजीव गांधी फाउंडेशन को 300,000 यूएस डॉलर्स किस बात के लिए दिए गए थे और वो देश के लिए जो उन्होंने स्टडीज की वो क्या स्टडीज थी, उसको देश जानना चाहता है। मित्रों, भ्रष्टाचार के बहुत रूप होते हैं, बहुत तरीके होते हैं, लोगों को अपने पक्ष में करने के बहुत से तरीके होते हैं। और आज चाइना के खिलाफ खड़े होकर के ऐसे खड़े जैसे इनके बराबर का कोई प्रहरी नहीं हो, इनके बराबर का पहरेदार ही कोई नहीं हो। एक परिवार की गलतियों के कारण 43,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा चला गया। इनको कोई नैतिक हक नहीं है देश की सुरक्षा के बारे में बातचीत करने का। यह परिस्थिति आज आकर के खड़ी हुई है। मित्रों, मैं ये सब आपके सामने इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि देश को जिस तरीके से गुमराह करने की बातचीत चल रही है, देश को जानना चाहिए कि ये वही लोग हैं जो चाइना से फंड लेते हैं और फंड लेकर के वो स्टडीज कराते हैं जो देश के हित में नहीं होता और उसके लिए वातावरण बनाते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं हमारे सामने देश की रक्षा की दुहाई करने के लिए। ये क्या तरीका है, इसको हमको समझने की आवश्यकता है। मैंने कल कुछ विषयों को उजागर किया था, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि एक जिसको जनता ने नकार दिया, ऐसा शाही राजवंश जिसे जनता ने नकार दिया, वह सारा ऑपोजिशन नहीं हो सकता। सारे राजनीतिक दल की पार्टियों की बैठक प्रधानमंत्री जी ने बुलाई थी गलवान के विषय को लेकर के। सभी राजनीतिक दल के लोगों ने कहा मोदी जी देश के लिए हम सब एक साथ खड़े हैं, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ खड़े हैं, यह उन्होंने कहा। सिर्फ एक परिवार और उस परिवार की अपनी नीयत
और उसकी अपनी नीति, उन्होंने प्रश्न खड़े करने शुरू किए। एक परिवार, शाही राजवंश, वह ऑपोजिशन नहीं हो सकता, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। और मैंने उस परिवार के राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट की बात बताई। उसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी है, उसके मेंबर मनमोहन सिंह है, उसके मेंबर चिदम्बरम है, उसके मेंबर राहुल गांधी है। ये सब लोग हैं। $300,000 का डोनेशन लेकर के हमें सिखाने लगे हो, हमें बता रहे हो राष्ट्रभक्ति, हमें सिखाते हो राष्ट्रभक्ति। ये बातें समझने की है और जानने की है। इनके कांग्रेस पार्टी के हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं, इस बात को भी समझना चाहिए। मित्रों, जब मैं आत्मनिर्भर की बात कर रहा हूं, तो आत्मनिर्भर बात के साथ साथ मैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना की भी बात करना चाहता हूं। अभी 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से 116 जिलों में और भोपाल, मध्य प्रदेश के भी 21 जिले, उसमें 24 जिले उसमें शामिल हैं। वो 24 जिलों को, जहां 25,000 से ज्यादा हमारे माइग्रेंट लेबरर्स आए हैं, उनके लाने की व्यवस्था, उनको फिर से रोजगार देने की व्यवस्था, उनके ही पैतृक गांव में, उनके ही इलाके में वो फिर से माइग्रेट न करे, वो फिर से वापस न जाए, वहीं उसकी जीविका के साधन करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। मैं शिवराज जी से निवेदन करूंगा, मुझे मालूम है शिवराज जी बहुत तत्पर होकर के सारी भारत सरकार की योजनाओं का उपयोग करते हुए मध्य प्रदेश की जनता को जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने में अपना योगदान करते हैं। और मुझे विश्वास है कि वो प्रधानमंत्री गरीब रोजगार योजना में भी अपनी पूरी ताकत लगा करके इसको करेंगे। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वोकल फॉर लोकल, मैं उसमें कहता हूं वोकल फॉर लोकल एंड मेक इट ग्लोबल, उसको ग्लोबल बना दो। और ग्लोबल बनाने के लिए आपके यहां फिर चाहे वो चंदेरी फैब्रिक हो, चाहे वो महेश्वरी फैब्रिक हो, चाहे वो धार का बाग प्रिंट हो, फिर चाहे वो विदिशा की दरी हो, फिर चाहे वो टीकमगढ़ का मेटल क्राफ्ट्स हो, ये सब वो इलाके क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं और हम उसमें अच्छा काम कर सकते हैं। इस बात को भी हमको समझने की जरूरत है। मित्रों, मैंने आपके साथ कुछ ज्यादा शब्द जरूर लिए होंगे, लेकिन कोरोना संक्रमण में भारत किस तरीके से आगे बढ़ा है इसको आपको बताने का प्रयास किया है। लेकिन ये 2019-20 का साल ये संक्रमण के साथ साथ उपलब्धियों का साल भी रहा है। यहां हम सब लोग बैठे हैं, नारा लगाते थे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान, 2 विधान नहीं चलेंगे, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। 2 दिन पहले हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस मनाया। 1953 में वो 8 मई को अरेस्ट हुए थे लखनपुर, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर एंटर करते हुए। 23 जून को रहस्यमय तरीके से उनकी जान चली गई। वो रहस्य आज भी बना हुआ है। जवाहरलाल नेहरू ने उस रहस्य को कोई इंक्वायरी नहीं की, यह भी अपने आप में रहस्य बना हुआ है। लेकिन मैं उस समय भी कहता था, कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री के रूप में लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई थी। महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत भारत के संविधान के प्रथम शेड्यूल में 15वां राज्य घोषित कर दिया था जम्मू कश्मीर। और क्या कहा गया था? द जम्मू कश्मीर इन द फर्स्ट शेड्यूल, द 15th स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, ऑल द बॉर्डर्स which has been in the possession of Maharaja Hari Singh will become the state of Jammu Kashmir. लेकिन वहां पर उन्होंने धारा 370 लगाई और धारा 370 के तहत अलगाववाद के बीज बोए। हम 6 दशक से लड़ते रहे, इसीलिए मैंने कहा 6 दशक का काम 6 साल में किया और 6 साल में भी इस 1 साल में धारा 370 का धाराशाही किया। मित्रों, हम सब लोगों की उम्मीद थी, लेकिन आप लोगों ने मेहनत करके मोदी जी के नेतृत्व में 303 एमपी जिताए और 303 एमपी जीत करके आए। भारत के संविधान में, भारत के संसद में हमें भी, हमारे साथ थावरचंद जी को ये नेता राज्यसभा
और हमारे अपने नरेंद्र सिंह तोमर जी को 5 और 6 अगस्त को वो मौका मिला जो हमने अपनी उंगली से पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग के समय बटन दबाकर धारा 370 को धाराशाही कर दिया। इस बात को हमको समझना चाहिए। और मित्रों, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति थी, जो असंभव को संभव करके दिखाया है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि अब वहां का जो ट्राइबल है, गुजर, बकरवाल, मुसलमान भाई, यह मुस्लिम स्टेट बोलते थे, ये मुसलमानों की दुहाई देने वाले, मुस्लिम वोट बैंक की बातचीत करने वाले। जम्मू कश्मीर में ट्राइबल, मुस्लिम, गुजर और बकरवाल को राजनीतिक आरक्षण नहीं था। एक भी लोकसभा की सीट एसटी की नहीं है, ट्राइबल की नहीं है। एक भी विधानसभा की सीट जम्मू कश्मीर में ट्राइबल नहीं है। अब परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन होगा और अब जम्मू कश्मीर में ट्राइबल सीट भी होगी और पहली बार विधानसभा में हमारा गुजर और बकरवाल मुसलमान जा सकेगा। यह परिस्थिति है। मित्रों, आपको मालूम नहीं होगा कि वहां हमारे ये दलितों की दुहाई देते हैं ना, कांग्रेस पार्टी वाले, ये दलितों की दुहाई देते हैं। वहां पर वाल्मीकि का बेटा धारा 370 के कारण सिर्फ सफाई कर्मचारी लग सकता था और कुछ नहीं लग सकता था। वो डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं कर सकता था, वो इंजीनियर नहीं बन सकता था, क्योंकि उसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं था। आज धारा 370 हटी है। अब वाल्मीकि का बेटा भी, दलित भाई भी डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, जज भी बनेगा, जम्मू कश्मीर के प्रशासन में भी काम करेगा। यह बात हमको समझनी चाहिए। वहां महिलाओं को, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, उनको यह अधिकार नहीं है कि अगर वो जम्मू कश्मीर के बाहर विवाह कर लें तो उनका संपत्ति पर अधिकार रहेगा, नहीं रहेगा। लेकिन अब धारा 370 हटी है। अब वो बहनें देश के किसी भी कोने में किसी से भी विवाह कर लें, श्रीनगर में उनकी संपत्ति पर उनका बराबर का अधिकार रहेगा। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। हमारे जो वेस्ट पाकिस्तान से आए थे और जम्मू कश्मीर में बस गए, वो काउंसिलर का चुनाव नहीं लड़ सकते थे, वो एमएलए का चुनाव नहीं लड़ सकते थे, वो वोट नहीं डाल सकते थे लोकसभा में। आज धारा 370 हटा है, अलगाववाद के बीज हटे हैं। अब वो वोट भी देंगे और चुनाव भी लड़ सकेंगे। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। भारत के 106 कानून धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर पर नहीं लगते थे। अब वो सारे कानून लगेंगे। यह हम आपको बताना चाहते हैं। अगर हम ट्रिपल तलाक की बात करें, यहां हमारे मुस्लिम भाई, आपको मालूम है प्रभात झा जी ने बहुत बहस की संसद में, राज्यसभा में, और उन्होंने धारा अपने ट्रिपल तलाक पर बहुत अच्छे तरीके से सारे बात का व्याख्यान किया। लेकिन कांग्रेस के लोग मुस्लिम वोट बैंक, उस वोट बैंक के आगे झुक जाना, देश के लिए क्या आवश्यक है और अच्छा है यह नहीं ध्यान रखना, यह सदियों से चली आई कुरीति थी। इस कुरीति के खिलाफ मोदी जी ने संकल्प लिया, ट्रिपल तलाक समाप्त किया और 9 करोड़ माताएं बहनों को इस कुरीति से आजादी दिलाई है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। और आपको जानकर के फिर आश्चर्य होगा कि बांग्लादेश इस्लामिक देश है, वहां ट्रिपल तलाक लागू नहीं है। पाकिस्तान, बांग्ला इस्लामिक देश है, वहां ट्रिपल तलाक लागू नहीं है। टर्की इस्लामिक देश है, वहां ट्रिपल तलाक लागू नहीं है। सीरिया इस्लामिक देश है, वहां ट्रिपल तलाक लागू नहीं है। मलेशिया मुस्लिम बहुतायत है, वहां ट्रिपल तलाक लागू नहीं है। अफगानिस्तान इस्लामिक देश है, वहां ट्रिपल तलाक लागू नहीं है। उसी तरीके से हमारे इंडोनेशिया मुस्लिम बहुतायत है, वहां ट्रिपल तलाक लागू नहीं है। लेकिन हमारे भारत में, सेकुलर राज्य में, मुस्लिम बहनों के साथ इतनी बड़ी कुरीति चली हुई थी, उससे आजादी दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से सीएए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जब आजादी हुई तो उस समय बांग्लादेश में माइनॉरिटीज की संख्या 23% थी।
जब आजादी हुई तो उस समय वेस्ट पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की संख्या 28% थी। आज पाकिस्तान में 3% रह गई है। कहां चले गए ये माइनॉरिटीज? आज बांग्लादेश में 7% रह गई है। अफगानिस्तान में 50,000 सिख परिवार थे, सिक्खी को मानने वाले, सिख धर्म को मानने वाले। आज वहां सिर्फ 3,000 रह गए। कहां चले गए? बांग्लादेश से कौन आया? दलित आया। यहां ये दलित की दुहाई देते हैं। वो मतवा समाज, वो नमोशूद्र समाज, वो मेघवाल समाज, ये सब आकर के भारत में बसे। महात्मा गांधी ने कहा कि जिनको धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आना पड़ रहा है, उनको भारत सरकार रोजी रोटी मुहैया कराए, उनके रहने की व्यवस्था करे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो लोग ये बाहर से आए हैं, इनको यहां पर नागरिकता भी देंगे और नागरिकता के साथ साथ इनको हम बसाने के लिए आपदा राहत कोष से भी पैसे देने की व्यवस्था करेंगे। मनमोहन सिंह ने 2003 के दिसंबर में उस समय के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के सामने यह कहा कि बांग्लादेश से आए हुए सिख परिवारों को, अफगानिस्तान से आए हुए सिख परिवारों को और बांग्लादेश से आए हुए माइनॉरिटीज को यहां सिटीजनशिप राइट देना चाहिए। मुझसे लोग मिले, इंदौर के सिंधी भाई मिले थे, मुझसे लोग मिले, अफगानिस्तान से आए हुए सिख भाई यहीं दिल्ली में इसी पार्टी कार्यालय में मिले। 20 साल से वो यहां भारत में रह रहे हैं। उनका बेटा मेडिकल में एडमिशन नहीं ले सकता, उनका बेटा स्वास्थ्य का कार्ड नहीं बना सकता, उनकी बच्ची कॉलेज में पढ़ नहीं सकती क्योंकि वो भारत के नागरिक नहीं। आप बताइए किस तरीके का जीवन था?